सभी लोगों को मेरा नमस्कार। दिन भर बहुत हेक्टिक रहा। आप सब लोग जानते हैं कि नौकरी को पिछले साल अगस्त में हमने विदा कर दिया। बहुत सारे कमिटमेंट्स थे, कुछ सोशल, कुछ पॉलिटिकल और कुछ एमए बिजनेस के कमिटमेंट्स थे। तो आज दिन भर इनफैक्ट छपरा में हम थे और मतलब बहुत मैंने आई कैन से दैट आई कुड मेक आउट एंड श्योर दैट आई शुड रीच पटना वेल बिफोर 8। करीब 6 बजे हम लौटे हैं, करीब 200-250 किलोमीटर ट्रेवल करके। तो थोड़े थके हुए हैं, आवाज़ थोड़ी भारी लगेगी बट कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो अनिल भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा विशेषाधिकार, इट्स माई प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी हियर बिफोर ऑल ऑफ यू। थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। मूलतः हम लोग रहने वाले हैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट। इट इज अ प्लेस, इंपॉर्टेंट प्लेस इन बिहार। लेकिन मेरा बचपन और मेरा जन्म धनबाद में हुआ। इट इज नाउ इन झारखंड। हमारे फादर, यूं कहें कि वी बिलोंग टू वेरी हम्बल बैकग्राउंड। हमारे फादर 5 भाई थे। हमारे दादाजी मजदूर थे, मतलब वो दूसरे के खेत में मजदूरी करते थे जी। समहाउ अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर द इंटायर फैमिली। 5 भाई थे, गरीबी के कारण 4 भाई नहीं पढ़ पाए। हमारे फादर किसी तरह से 1929 1929 में व्हेन ही पास मैट्रिकुलेशन, प्रोबेबली ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु पास मैट्रिकुलेट। वो 10th को उस समय मैट्रिक होता। ही लेफ्ट दैट प्लेस फॉर बेटर लाइफ और वो चले गए धनबाद। वहाँ उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे कोयलेरी में अकाउंट्स का काम करने लगे। और जो कोयलेरी के ओनर थे, उन्होंने इनको लीज पर कुछ माइंस दी। और करीब 65 के आसपास आते आते ही मेड ए फॉर्चून फॉर हिमसेल्फ और 13-14 कोयलेरी हो गई। आपको बहुत लोगों को पढ़ा होगा इतिहास में। 1934 देयर वाज ए मैसिव अर्थक्वेक इन बिहार, अर्स्टवाइल बिहार। उसमें बहुत सारे लोग भाग गए, माइंस बंद होने लगा। तो वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्थक्वेक अच्छी चीज है, बट इट केम एज एन अपॉर्चुनिटी इन द लाइफ ऑफ माय फादर। क्योंकि सब लोग भाग गए, माइंस बंद हो रहा था, तो जो ओनर थे, हसमुख चंचनी उनका नाम था, गुजरात के, तो उन्होंने माइंस इनको दिया, ये चलाने लगे और धीरे धीरे बहुत रिच हो। जब मेरा जन्म हुआ तो आई वॉज वेरी रिच, मतलब मैं इकलौता लड़का हूँ। तो मेरी पढ़ाई लिखाई और सब बहुत शानदार तरीके से हुई। मैं कभी कभी बोलता हूँ कि उस वक्त बैंकिंग बहुत स्ट्रांग नहीं था, तो सैटरडे बैंक से पैसा निकाल करके और रखा जाता था, और रात में वो तोशक में रुपया भर के और हम फादर के साथ सोते थे। तो आप कह सकते हैं कि रुपया के बेड पर हम सोए। अच्छा। बट 1971 वाज अ टर्निंग पॉइंट, जहाँ नेशनलाइज हो गया। इंदिरा गांधी सीएम थी, पीएम थी। नेशनलाइज हो गया, माई इंटायर प्रॉपर्टी वाज अटैच्ड बाय द गवर्नमेंट। और उसी समय हमारे फादर को ये लगा, चूंकि जिले का कलेक्टर और एसपी आया और हमारी पूरी प्रॉपर्टी सीज करी। तो थोड़ा थोड़ा याद है 71। तो हम डॉक्टर बनना चाहते थे। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था बायोलॉजी का। बायोलॉजी उस वक्त तो बाइफरकेट नहीं हुआ था, लेकिन जब नेशनलाइज हुआ था, मुझको लगता है 5 या 6 में था। तो फादर बार बार बोलते थे कि तुम आईएएस बन जाना, कलेक्टर बन जाना। उनके दिमाग में था कि मैं इतना बड़ा आदमी, उसके बावजूद एक ऑफिसर आता है और मेरी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेता है। तो वो कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें गई। एनीवे, मेरी पढ़ाई उसके बाद शुरू हुई और वहां से फिर मेरा पूरा इकोनॉमिक डाउनफॉल, जिसको आप कह सकते हैं, स्टार्ट हुआ। और 80 आते हैं, ज्वाइंट फैमिली थी हमारे। पूरे फैमिली में 11 बहनें थी, चचेरी बहन वगैरह, और हम लोग 7 भाई ज्वाइंट फैमिली में। तो सबकी शादी वगैरह करते करते जब मेरे कॉलेज में जाने का वक्त हुआ, तो तब तक हमारे हाथ बिल्कुल खाली हो चुके थे। और जैसा परिवार में होता है, जब सब लोग की शादी हो गई, वो लोग सेटल कर गए, तो सब लोगों ने फादर को छोड़ दिया। तो जब हम मैट्रिक किए 79, उसके बाद अनिल भाई, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इतना खराब फेज से हम गुजरे। पढ़ने के लिए मुश्किल होना शुरू हुआ। फिर हमने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। फिर पटना, मुंगेर चले गए। मुंगेर से मैंने ग्रेजुएशन किया, जूलॉजी में ऑनर्स किया। मेडिकल देना चाहते थे, 1-2 बार दिए भी, बट समहाउ वो नहीं होना था। और लिखा हुआ था कि सिविल सर्विसेज में आएंगे। फिर पटना आ गए। पटना में फिर से मैंने पढ़ाई शुरू की। फिर यहाँ से पीजी वगैरह किया और ट्यूशन पढ़ाते थे। मुझको याद है, मैं उस संघर्ष का दिन नहीं भूलना चाहता हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अपने कोई सेख ही नहीं बगाना। आई डोंट वांट टू एलोजाइज एंड प्रेज माई सेल्फ, लेकिन एक चीज याद रखिए कि जीवन में ईश्वर यदि आपको कहीं तकलीफ देता है, कहीं कष्ट देता है, तो वो आपकी परीक्षा ले रहा हो। मुझको याद है, अभी भी बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब मुझको स्मरण है कि अगर इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 86 87 में जब हम तैयारी करना शुरू किया सिविल सर्विसेज का, मैंने कई रातें बगैर खाए गुजारी है। एक कंबल, एक दरी पर हम लोग 3 दोस्त, 4 दोस्त मिलकर एक किराए में रूम लेकर पढ़ते थे। तो जाड़े की सर्द रात में 4 आदमी का सोने का जगह नहीं था, 3 ही सो पाते थे। एक फोर्सेबली पढ़ते थे क्योंकि जगह नहीं रहता। इस स्थिति में फिर मैंने पढ़ाई की। बट एनी वे, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, फिर इस नौकरी में आ गए। चीजें ठीक ठाक चलने लगी। शादी हमारे बहुत बड़े घर में हो गई। हमारे फादर इन लॉ 60s के जमाने में बड़े पॉलिटिकल फैमिली से थे। दे वर वेरी रिच। ट्रांसपोर्ट का, गोप ट्रांसपोर्ट करके, आप जो बिहार से बिलोंग करेंगे उनको पता होगा। गोप ट्रांसपोर्ट उस जमाने में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट कंपनी करता था। वो पूरे फैमिली का सिंडिकेट था। शादी हो गया, सब चीज ठीक ठाक चलने लगा। संघर्ष मैं बहुत नहीं बताऊंगा, इसलिए कि कई बार लोग घबरा जाते हैं। मैं इतना संघर्ष किया हूं, आपको क्या बताऊं। तैयारी के क्रम में मुझको स्मरण है, एक जगह है पटना में, बोरिंग रोड है, हम रहते थे और कोचिंग करने जाते थे राजेंद्र। इट वॉज अराउंड 7-8 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो साइकिल से 2 बार आना जाना, तो 7 दूनी 14 दूनी 28 किलोमीटर रोज जाते थे।
और पटना में जब बारिश होती है तो यहाँ बहुत वाटर लॉगिंग होता है। इसका थोड़ा ज्योग्राफिकल कंटूर ऐसा है कि पानी का वाटर लॉगिंग हो जाता है। उन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं था, तो साइकिल पानी में डुबा करके जाते। मेरी माँ ने कहा कि बेटा एक मोपेड खरीद। मैं वो दिन याद करके कभी कभी मेरे आंख से आंसू निकल जाते हैं कि मेरी माँ ने कंगन बेच दिया, 2 कंगन सोने का, सो दैट कि एक मोपेड मैं खरीद। चूंकि थोड़ा इमोशनल हो गया, माँ का याद, माँ नहीं रही है। हाँ, तो सॉरी, वो दिन मुझको, सॉरी आई बिकम इमोशनल। मेरी माँ नहीं रही, उसने कंगन बेच दिया और मोपेड खरीदे हम। और मोपेड से 10 रुपए का लीटर तेल भराते थे और पढ़ते थे। लेकिन ईश्वर को मंजूर था कि इस जॉब में हम आए। फिर जॉब में आए, अच्छे से नौकरी की, बहुत ऑनेस्टली नौकरी की हमने। अलग अलग जगहों पर रहे। झारखंड उन दिनों था, झारखंड में उस वक्त सर्किल ऑफिसर जो रेवेन्यू देखता है वहां रहे। टाटा जमींदारी देखी हमने। फिर वहां से बिहार आए, मुंगेर में म्यूनसिपल कमिश्नर रहे, आर्म्स मजिस्ट्रेट रहे। दौरा चलता रहा। 2007-8 में बिहार के पूर्व सीएम और केंद्र में बहुत बड़े मंत्री थे, नाम लेना उचित नहीं होगा, उनके साथ मेरी पोस्टिंग हुई। तो दिस बिग शॉट देश में 2000, मैं अगर कहूँ तो 90 से लेकर के 2005, 6, 7 तक उनकी कुर्ती बोलती थी। मैं उनके साथ उनके ओएसडी के रूप में रहा। और मुझको याद है कि मेरे मोबाइल पर प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह का राष्ट्रपति सचिवालय से फोन आता था, उसको अटेंड करते। तो मुझको स्मरण है कि चीजें कैसे बदली। वहां आए, फिर उसके बाद फिर वो चुनाव हार गए। फिर डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर हुए, फिर पंचायती राज में डायरेक्टर हुए, ज्वाइंट सेक्रेटरी हुए, फॉरेस्ट में सेक्रेटरी हुए, ओपन स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में चेयरमैन रहे, अलग अलग जिलों में रिटर्निंग ऑफिसर रहे, चुनाव में कई एक जगह ऑब्जर्वर रहे। मऊ में थे हम, दिल्ली में ऑब्जर्वर बन गए, महाराष्ट्र में गए, तेलंगाना में गए। तो एक वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन एक समय आया कि 2023 में बहुत सारे चीजों को हम अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन 2023 में मुझको बहुत बड़ा एक मौका मिला और हुआ कि इसको छोड़ा जाए। तो 2023 में मैंने नौकरी को अलविदा कर दिया। 3 रीजन थे। पहला कि कुछ सोशल कमिटमेंट है, समाज के लिए कुछ करना है। कुछ पॉलिटिकल कमिटमेंट में है, तो वो भी आने वाले दिन में स्पष्ट होगा। और तीसरा कि एमवे बिजनेस में विगत 2-3 साल से बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप समझ सकते हैं आई वॉज हेडिंग 2 डिपार्टमेंट। आई वॉज सेक्रेटरी इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड आई वॉज चेयरमैन ऑफ ओपन स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बहुत बड़ा बोर्ड जिसमें लाखों बच्चे अपियर होते हैं, उसका था। इसके अलावा भी मिनिस्टर के स्पेशल ऑफिसर के रूप में, फॉरेस्ट मिनिस्टर उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी के बेटे थे तेज प्रताप, उनके स्पेशल ऑफिसर, वो बहुत सारा एंगेजमेंट था। तो हमको लगा पार नहीं लगे, तो उसको फिर हमने जॉब को छोड़ दिया, इन्हीं तीनों चीजों के कारण। अभी बिल्कुल पटना में जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं पूरी लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं। यहीं से मीटिंग भी होती है, एमबीए बिजनेस भी है, अलग अलग चीज भी करते रहते हैं। मैं आपको एक ही चीज बता सकता हूँ कि मेरी जॉब के पहले की दास्तां बहुत कठिन है। इसलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों ये नहीं है कि अभी आप कहाँ हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। क्योंकि नौकरी हमने बड़ी ईमानदारी से की। तो जब हम इस बिजनेस में आए 2010 में, तो उस वक्त हाथ में बड़ी तंगी रहती। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे कहते थे कि पापा, अरे दूसरे आईएएस ऑफिसर्स को देखते हैं कि गाड़ी से अपने बच्चे को छोड़ देता है, उसका गार्ड लगा रहता है। तो हमने बच्चों को कहा था कि नहीं, ऑफिशियल गाड़ी इट इज फॉर मी एंड फॉर गोइंग ऑफिस एंड कमिंग बैक। उसके बाद इसको यूज नहीं करना, आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते। मेरी बेटी साइकिल से जाती थी, ऑटो से जाती थी, उन लोगों को कभी पैम्पर्ड नहीं किए। तो एक अच्छा ही रहा। और हम भी ऑनेस्टली नौकरी की, इसलिए बेदाग छवि रही। 34 साल हमने नौकरी की और बहुत सारी चीजें हमारी अच्छे से चलती रही। और फिर सब चीज अच्छा से चलता रहा। 2007 में मैंने बताया कि 2007 में हमको हार्ट का एक प्रॉब्लम आ गया, कि मैं आपको शेयर कर सकता हूँ इस ऑफिस मीटिंग में, कोई दिक्कत नहीं। आई वॉज पोस्टेड इन एज ए सीएम इन ए प्लेस नियर बंगाल नेपाल बॉर्डर। तो हाँ, थोड़ा नॉनवेज खाने की मेरी शुरू से आदत थी, मटन बहुत खाते थे, एंड आई यूज टू स्मोक। और आदत मेरी बहुत खराब हुई कि मुंगेर में जब मैं म्यूनसिपल कमिश्नर था, तो वहाँ आईटीसी की फैक्ट्री थी सिगरेट। तो वो लोग फ्री में एक एक कार्टून सिगरेट ला के दे देता था और पूरा महीना सब पी जाते थे। तो सिगरेट उसके बाद मटन। और मैं आपको बता सकता हूँ कि सरकारी नौकरी में, स्पेशली पुलिस प्रशासन में, इतना खराब आदत लग जाता है, स्टार्टेड ड्रिंकिंग। ये तीनों चीज मिलकर हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब कोई चुनौती आती है तो ईश्वर आपको अवसर देता है। वेयर देर इज अ चैलेंज देर इज एन अपॉर्चुनिटी। तो जो हमको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, उसी में किसी ने हमको सजेस्ट किया न्यू फ्लाइट लेने को। वो फिर लेना शुरू किया, और 2010 में इस बिजनेस में हम, मैंने बाई डिजाइन नहीं बाई डिफॉल्ट आ गए। हम हमेशा बोलते हैं कि इस बिजनेस में आने के 3 तरीके हैं, आओ से, भाव से, प्रभाव से। लेकिन आप टिकिएगा अपने स्वभाव से, अगर टिक गए तो साहब। 71 तक हमारे पास उस जमाने में 4 एम्बेसडर गाड़ी थी, एक मार्शली ट्रक हुआ करता था, और एक लेफ्ट हैंड ड्राइव जीप हुआ करता था उस जमाने में। और जब हम लोग गाड़ी से गांव जाते थे तो हल्ला हो जाता था। हमारे फादर का नाम गोपाल सरन यादव थे, गोपाल बाबू आ रहे हैं उस जमाने में। और उसके बाद एक ऐसा समय आया कि हमारे पास साइकिल भी, वो हमको इस बिजनेस में भी आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया, मोटिवेट किया। मैं एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। जिन दिनों मैं उस केंद्रीय मंत्री के साथ मैं रहा पोस्टेड, तो थोड़ा वॉच करते थे कि बड़े लोग इतने सक्सेसफुल है, मतलब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, और मतलब व्हाट नॉट, नाम उनका हम नहीं कोट करा, आप लोग सब लोग समझ रहे हैं। एक दिन हुआ क्या कि मतलब ये अब
इस देश के सबसे अमीर आदमी, नाम नहीं पता, सबसे अमीर आदमी का फोन आता है, क्योंकि 3-4 लोगों का फोन नंबर फ्लैश किया हुआ था, उसमें एक हम भी थे। तो जब प्रधानमंत्री कार्यालय से या राष्ट्रपति के यहाँ से फोन आता था उनसे बात करने के लिए या और किसी का, तो या तो मेरे पास आ जाता था, या एक रेलवे के ऑफिसर थे और एक पॉलिटिकल आदमी थे, तो उनके पास संजोग से मेरे पास कॉल आ गया। तो उन्होंने कहा कि उनसे बात कराइए। हमें कहा, एक बारगी हम चौंक गए। सोच लीजिए कि इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति जो आज है, वहां उनके ऑफिस से फोन आया कि वो बात करना चाहते। तो एनीवे फिर हम फोन ले जाकर उनको दिए, एंड आई ट्राई टू ओवर हियर की बात क्या कर। तो उनका जो अपना अंदाज है वही हम आपको सुना देते, फोन लेके हम सुना देते, बड़ा इंटरेस्टिंग। और हमको बहुत मोटिवेट भी किया इस बिजनेस में कि ये हम लोग का जो सोचने का तरीका है, इसको बदलने की जरूरत है। मिडिल क्लास आदमी कैसे सोचता है, कोई सक्सेसफुल रिच आदमी कैसे सोचता है, मैं उन्हीं के स्टाइल फोन लिया। हाँ फलाना भाई, नाम हम जानबूझ के नहीं लेते। हाँ फलाने भाई, क्या हालचाल है? अरे उसको भेज रहे हैं शंकर को, उसका सब इंश्योरेंस करवा दीजिएगा, ठीक है ना? अब आप क्या समझिए? कुछ नहीं। हम बोला क्या बात है भाई, इतना बड़ा शख्सियत से, हमको लगा कोई बड़ा इंपॉर्टेंट बात। उनका अंदाज भी यही है। 6 महीना के बाद उनको अगर याद हो, इंडिया टुडे या किसी बड़े मैगजीन में निकली उनकी बेटी की तस्वीर, और बताया कि वो इंश्योरेंस में हाईएस्ट कमीशन अर्निंग एजेंट उस साल रहे। अब मेरे को समझ में आया कि इतना बड़ा राजनीतिक होता, ये सब लोग अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही था या गलत था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन मैं थिंकिंग लेवल पर और थॉट लेवल पर बात कर। तो मुझको लगा कि हम लोग बिना मतलब का जो सरकारी नौकरी में, पूरा मत मानिए, बहुत लोग सरकारी नौकरी में होंगे, इवन प्राइवेट नौकरी, अनावश्यक रूप से कॉलर टाइट किया रहता है कि हम सबसे काबिल। और स्पेशली पुलिस और प्रशासनिक सेवा में, दे थिंक दैट दे नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। वो बड़ा हमको इंटरेस्टिंग लगा, और उसके बाद फिर चीजें बदली। और एक वाक्य और हम आपको जरूर बताएंगे टफ टाइम्स के। जब हम पोस्टेड थे रक्सौल, एक जगह है नेपाल के बॉर्डर पर, ये टाइम था 2004-05। आपको स्मरण होगा नेपाल में उन दिनों माओवाद बहुत चरम पर। बिल्कुल। स्थिति ये थी कि जिस क्वार्टर में हम लोग रहते थे, मेरे बगल में डीएसपी था, मेरा बैचमेट ही था बेचारा, पिछले कोविड में ही वॉज आईजी पूर्णिया, ही डाइड ऑफ कोविड। तो हम लोग दोनों साथ थे। तो जो सुरक्षा व्यवस्था रहती है, मोटे तौर पर 12-15 पुलिस वाले रहते हैं। रात में 1-1 हजार की संख्या में माओवादी लोग सोफिस्टिकेटेड वेपन से लेके पैरेड करके निकलते थे, और वो रास्ता वही था जो हम लोग का ऑफिस था, वहीं से गुजरता था। रात भर हम लोग सोते नहीं थे कि कब, अब रोज सुनते थे, कभी वहां लैंड माइन लगा दिया, कभी वहां उड़ा दिया। मुंगेर में एक एसपी थे, उनकी गाड़ी उड़ा दी, तो रोज होते थे। हम लोग डिसाइड किए कि भाई फोर्स को हटा दीजिए, क्योंकि वो लोग अटैक करता है वेपन लूटने के लिए। तो हटाए, और करीब करीब अनिल भाई 1.25 साल हम रहे। 1.25 साल में हमको लगता है कि 6-7 महीना रात भर सोए नहीं। दैट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट पीरियड। उसके बाद बहुत लोगों को लगता हुआ कि भाई ये है, वो है, गाड़ी है, गार्ड है, फलाना है, लेकिन वो बड़ा टफ टाइम था। फिर इलेक्शन वगैरह में भी मऊ में मेरा, हम ऑब्जर्वर होके गए। मऊ आप जानते हैं यूपी में, जहाँ भी एक बहुत बड़े मतलब माफिया का देहांत हुआ है। तो मैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसी जिले में ऑब्जर्वर सरकार ने हमको बना के इलेक्शन कमीशन ने भेजा। इनफैक्ट हमसे पहले वाला जो ऑब्जर्वर था वो भाग गया, छोड़ लिख दिया कि हमसे नहीं। दैट वाज वेरी चैलेंज। जब वहां हम पहुंचे तो कलेक्टर ने बताया कि सर यहाँ तो बड़ा ये टेंशन है, एसपी भी आया, बोला सर हम ये कर देते हैं, सिक्योरिटी जहाँ रहे। बोले यार छोड़ो, मरना होगा ना तो इंदिरा गांधी को भी बोलिए, हम कौन शख्सियत। तो जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है वही करो। फिर उसके बाद देखिए, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, कितनों चैलेंज आ जाए, बिजनेस में, नौकरी में, पॉलिटिक्स में, लाइफ में, इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड गुड कन्वर्सेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल, देन यू कैन सॉर्ट आउट एनी प्रॉब्लम। हम बोले कि भाई प्रॉब्लम क्या है? बोला कि जो वो परिवार है, वो लोग बड़ा एप्रीहेंसिव है कि प्रशासन लूट मचा देगा और चुनाव में धांधली होगी। तो ऑब्जर्वर का एक रोल भी होता है कि लोग बुला के बात की। तो आई कॉल देम, मीटिंग की। हम बोले कि आपका क्या एप्रीहेंशन? तो सर हमारा तो ये कैंसिल कर देगा, वोटिंग गड़बड़ कर देगा, काउंटिंग गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम बोले कि हम आपको एश्योर करते हैं कि अगर कोई गलती होगी तो उसकी मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जितने डिमांड है वो बता दीजिए। वो लोगों ने जितने डिमांड बताए, इंटरेस्टिंगली सब चुनाव आयोग के गाइडलाइंस में लिखे हुए थे कि हाँ ये करना है। जैसे उसने कहा कि स्ट्रांग रूम में मेरे आदमी जाएंगे तब वीडियोग्राफी होगा, तब खुलेगा। बोले तो रूल में ही ओके। मेरे सभी आदमी एक कंपनी करेंगे, ईवीएम को ले जाते हैं, इट्स ओके। तो उसकी सभी बातें मांगे और कम्युनिकेट किए। जब उसको बिलीव हुआ कि आदमी सही बोल रहा है, तो वो फिजल आउट हो गया। फिर डीएम एसपी बोला कि सर ये तो बड़ा कमाल हो गया। हम बोले कोई चीज अगर हाइड करोगे ना तब समस्या। इस बिजनेस में भी इफ यू ट्राई टू हाइड समथिंग, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। जो इशू है उसको बता दें। तो वो ये 2-3 वाकया अनिल भाई हमको रहा, तो बहुत टफ टाइम से सारी चीजें। बट एनीवे विद गॉड्स ग्रेस अच्छे से नौकरी में किए, और ठीक ठाक नाम है मेरा बिहार में। बिहार में कोई भी ब्यूरोक्रेट, किसी भी, चाहे स्टेट सर्विसेज का हो, पुलिस का हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, इवन पॉलिटिकल सेक्टर में ठीक ठाक नाम है मेरा। तो वो एक संतोष के भाव से हम इस नौकरी से निकले। हम लोगों ने जनवरी 2010 में इस बिजनेस में फॉर्मल एंट्री हुई। जैसा मैंने बताया कि वो प्रेमवत जी, और प्रेमवत जी तो और ऊपर थे, चूंकि प्रेमवत जी कॉमर्शियल टैक्सेस में थे। और मेरा नौकरी एमए बिजनेस के पहले मेरी आदत बड़ी गड़बड़ थी, हैबिट्स बड़ा गड़बड़ था, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल।
और एरोगेंस, मतलब मेरा नाम रख दिया था ब्रिगेडियर, आप यही समझ सकते हैं। मतलब मेरा जो बॉडीगार्ड था वो सब लोहा का गुत्ती लेके चलता था, जो गाड़ी ओवरटेक नहीं करने दिया उतर के उसका शीशा उतार फोड़ देता, टायर अच्छा। फाड़ देता। तो हम बोले कि अरे टायर काहे के लिए फोड़े, उसका शीशा फोड़ दो। बोला नहीं सर, टायर का इंश्योरेंस नहीं होता इसलिए इसका टायर फाड़। तो अच्छा। एनीवे, तो ये लोग सोचता था कि इसको कोई एमबी बिजनेस ना भाई इसको बदले। तो हमारा एक जूनियर साथी था, अब वो बिजनेस में नहीं रहा, वो कहा कि सर आप ये ले ही रहे हैं तो इसका कार्ड बना देते हैं, तो हमको कुछ मदद मिल जाए। और उसके ऊपर जो उसका एक अपलाइन था, वो भी उसके फादर हमारे सीनियर हुआ करते, तो गुजर गए, तो उसको बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। तो बोला कि सर वो आलोक को बड़ा फायदा। अच्छा। बोले ठीक है यार बना दो, तो कार्ड बना। अब बोला कि सर 100 पीवी करने से अच्छा रहता है। वाइफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग से वहां से की है, वनस्थली राजस्थान से। तो इनफैक्ट उनकी अपब्रिंगिंग क्लास 4 से राजस्थान में। उनके ब्रदर वहां मेजर थे, बाद में ब्रिगेडियर से रिटायर किए, यहाँ से जम्मू वगैरह में थे, बाद में दिल्ली में आए, तो नाउ सेटल्ड इन। उनके दोनों बच्चे, एक मैसेच्यूट्स से की इंजीनियरिंग बेटी, वो यूएस में सेटल कर गई, बेटा आईआईटी बॉम्बे से किया, तो वहां सेटल। एनीवे, तो वाइफ को कुछ मन नहीं लग रहा था, तो वो बोली कि नहीं इसको करेंगे। तो वो सी यूज टू इंश्योर कि 100 पॉइंट हो जाए, 99.99 भी नहीं। तो एक अच्छा। बार उस वक्त आपको याद होगा चेक आता था, हाँ, तो चेक कर। चेक आया, हाँ 125 का, 150 रुपए का चेक आया। तो हम बोले कि अरे कौन बिजनेस तुम शुरू की है कि तो 125 रुपए का चेक है। फिर हम बोले मजाक मजाक में चलता रहा। तो वो, लेकिन हाँ ये जरूर था कि लगातार 2-3 महीना 2 महीना हमको लगता है कि इनफैक्ट प्रोडक्ट तो दिसंबर वगैरह से, नवंबर से ही लेना शुरू कर दिए। जनवरी में 100 पीवी के तो 120 रुपए का चेक आया। जनवरी में ही 17 जनवरी 2010, ये हम डेट नहीं भूलेंगे, अच्छा। एफईडी था, अच्छा। इसके मेमोरियल। तो वो बाद में प्रियंबा जी भी आ गए, तो प्रियंबा जी बड़ा डरते डरते बोलते थे कि सर एक मीटिंग है, हम जानते थे कि सर बड़ा बदमाश है उन दिनों, उनके साथ बड़े शख्सियत के साथ। तो एनीवे वो बोले कि सर एक बड़ा अच्छा मीटिंग है। एनीवे तो वाइफ बोली, हमने चलो जूनियर साथी है, चलो गए वहां मीटिंग में, देखे बहुत भीड़ है, लाइन लगा। अब हम अच्छा। लोगों की आदत बड़ी खराब कि लाइन में लगेंगे नहीं, आएंगे सबसे बाद में, आप बैठेंगे सबसे आगे। हाँ। तो हम बोले भाई साहब लाइन उनमें नहीं, मेरा गार्ड था। बोले सर कहाँ गए सर, यहाँ तो बड़ा। तो खैर वो लोग आया, हमको ले जाके बैठा। अनिल भाई हमको स्मरण है, सुमित जी थे, मनीष खप्तावाला थे, अनुज एंड प्रतिमा पायल सिंह थी, अनुज एंड सॉरी ये प्रियंबा जी स्वयं थे, और हमको लगता है 1-2 लीडर और थे। तो जो सब लोगों का प्रोफाइल और लाइफस्टाइल देखना शुरू किया, मैंने बताया ना कि नौकरी बड़ी थी लेकिन पैसा तो था नहीं, तो फ्लैट में रह रहे थे। अभी जिस घर में आप रह रहे हैं, ये मतलब ह्यूज घर बन गया, ये मेरी लाइब्रेरी पीछे देख रहे हैं, ऑफिस घर, किताब है बगल में, एक अलग बना वो सारा। तो हमको लगा कि भाई इतना बड़ा नौकरी करने के बाद हमको नहीं मिल रहा है, इसे तो देख रहे हैं हवाई जहाज से घूम रहा है विदेश, ये वो। हम लोग की नौकरी में इतना परेशानी है कि मैंने स्टेट से बाहर जाना है अगर स्टेट के काम से, तो फिर उसके लिए परमिशन मिलेगा, और आईएएस के केस में परमिशन मुख्यमंत्री देता है, ये हालत। अच्छा। तो हमको लगा कि तो बड़ा मजेदार है, सब घूम रहा है हवाई जहाज से विदेश में घूम रहा है, ये तो बड़ा बढ़िया है। फिर सुमित जी को सुने क्या है कि मनीष खत्ता वाला बोले कि भाई बंद कीजिए रूम, हम अपना डिग्री बताएंगे, सब भाग जाइए। वो बोले हम मैट्रिक फेल। अब पंकज टिटोरिया थे, वो बोले हम 7वां फेल है। अनुज सिंह तो यहीं यहीं के थे, बैंक मैनेजर। फिर प्रियंबा जी को तो हम जानते ही थे। तो हमको समझ में आया कि ये आईआईटी भी कर रहा है, बैंक वाला भी कर रहा है, सिविल सर्विसेज में भी जो अदर देन सिविल सर्विसेज वो भी कर रहा है, मैट्रिक फेल भी है, मैट्रिक पास भी है, ये कुछ चीज बढ़िया है भाई, कि हम ही सबसे काबिल तो नहीं है कि हमको नहीं करना चाहिए। दूसरा दिन प्रियंबा जी को बुलाया, बोले भाई प्लान दिखाइए, आपको सबको आश्चर्य लगेगा, हम बिना प्लान दिखाए बिजनेस ज्वाइन कर लिए थे। तो प्लान उलान दिखाए, हम बोले ठीक है सब समझ के करना क्या है प्रियंबा जी। बोले सर कुछ आदमी को ज्वाइन करा। तो जैसा सब जगह होता है, सब लोग को बुला के 10-15 आदमी को ज्वाइन करा दिए प्रभाव से, लेकिन काहे को टिकेगा। 1 महीना पीवी हुआ, खत्म हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे हम सीखना शुरू किया, और सीडीज खूब सुने, आपकी भी सीडी, उसको अगर स्मरण है आपकी, डॉक्टर ब्राइट की सीडी, इन लोगों की सीडी सुनना शुरू किया। और इफ आई रिमेंबर, फिर यूएस में कांति लाला का, फिर और बिल ब्रेट की भी क्लासिक सीडी सब सुने, तो हमको लगा कि कुछ दम है। फिर नेट वेट पर सर्च किया तो लगा इट्स ए बिजनेस एंड वर्थ टू बी बिल्ड। फिर हम सीरियसली काम करना शुरू किया, और फिर चीजों को लगातार करते करते हमको फरवरी में समझ में आ गया कि ये सीरियस बिजनेस है और इसको ठीक से करने की जरूरत। वी हैव टू डू इट इन ए, जस्ट ए मिनट, इसको हम ये कर देते हैं, जस्ट ए मिनट, इसको ठीक से करने की जरूरत। तो हमने कहा कि भाई प्लान दिखाना शुरू, और हम प्लान दिखाना शुरू। और आपको बताएं कि मैंने, लोगों को लग रहा होगा कि इस नौकरी में थे तो सब लोग ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले समस्या होती थी, सब जगह जा नहीं सकते, सबको बोल नहीं सकते। और एक चीज और हम आपको जरूर बताएं, आई केप्ट माई जॉब एंड एमबी बिजनेस 100% सेपरेट। आई नेवर मेस्ड अप। जब मैं ऑफिस में बैठता था, आई यूज्ड टू बी ए टिपिकल ब्यूरोक्रेट who will take decision on the basis of the evidences and the facts on the files. But when I come out of the office, I used to hang my coat of ego and bureaucracy and used to become an entrepreneur. ये हमने किया एकदम में सब। उसके प्लान दिखाना शुरू किया। मुझको याद है एक डीएसपी था, बोला सर आइए ना मुजफ्फरपुर, कुछ लोगों को दिखाते हैं। नहीं वाक्य बड़ा इंटरेस्टिंग। वहां गए तो देखे कि लाउड स्पीकर लगा हुआ, टेंट वेंट लगा हुआ। क्या चाहिए, बोला सबको दिखाना, सबसे बाइक बैठा 200-250 आदमी। वहां पे दिखा दिए, एक आदमी भी नहीं ज्वाइन किया। फिर आई एम श्योर आ गया, आपको याद होगा, फिर आई एम श्योर काम कर, लेकिन बहुत पैसा काम कर। हाँ। और जो अपलाइन दे देते थे, हमसे बहुत जूनियर थे, दूसरे सर्विस में भी, हाँ। लेकिन हमको लगने समझ में आ गया कि अपलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड अपलाइन, हाँ। जिसको पकड़ना होगा। और ये सब लोगों के लिए मैसेज, अपलाइन को अगर आप फॉलो किए, मेंटोर को अगर आपने फॉलो किया,
तो फिर इस बिजनेस में आपको देर भले होगी, लेकिन कामयाबी और बाकी चीजें पर उस पर हम लोग बात भी करेंगे। तो उसके बाद हमको लगा कि नहीं, इसको करना है, और जनवरी में ज्वाइन किए थे और मार्च में क्वालिफाई करके सिल्वर। हमको याद है कि जिस तरह 31 मार्च को सिल्वर होना था, तो 29 तारीख को झारखंड के मुख्यमंत्री जो माने उसके फादर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसका बेटा बाद में हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन हमको भैया भैया, तो एक पार्टी थी, तो बोला कि भैया आप आ जाइए, तो हम वहां चले गए। उसके प्रियंका जी फोन करा, सर आपका हो गया हो गया। उस दिनों तो नेट वाला चक्कर था नहीं, फिजिकली करना पड़ा। तो हमको लगा कि एक आदमी मेरे लिए, हम रांची में और ये पटना में फाइट कर रहा है। तो उसी दिन हमको समझ में आया कि इट इज अपलाइन और मेंटोर, जो आपके लिए सोचता है। दुनिया में दोस्तों एक व्यक्ति ऐसा है आपके परिवार माता पिता के अतिरिक्त, जो निसंदेह आपकी भलाई सोचता है, निस्वार्थ आपको मदद करना चाहता है, वो आपका मेंटोर और अपलाइन, इसको याद। और ये उस दिन मेरे को सुना। फिर सिल्वर हुए, मीटिंग मीटिंग हुई, फिर रेस्ट स्टोरीज बिफोर ऑल ऑफ यू। तो ये चीजें ऐसे चलती गई। तो वो एफएडी जो था वो हमको सीरियस किया। और हाँ, बुक्स याद रखिए, मेरे पीछे आप जितनी देख रहे हैं किताबें, ये अलग अलग किताबें सारी है, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर बाकी सारी चीजें, और सारा जितना बुक ऑफ द मंथ का सारा किताब, मैंने इतनी किताबें हम पढ़े। पहले भी पढ़ते थे, मेरी लिखी हुई कई किताबें भी इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह पर है, ऑफिस प्रोसीजर वगैरह पर है। लेकिन जब किताबों को पढ़ना शुरू किए, तब मुझको लगा कि ये इंटरनेशनल बिजनेस है, एक बहुत बड़ा चीज है, और एंटरप्रेन्योरशिप है। इसमें न सिर्फ आप पैसा कमाइएगा, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी चेंज। फिर सारी चीजें अनिल भाई बदल गया मेरा पूरा। जिसको बोलते हैं ना, हमारा जब बैचमेट लोग देखता है, कहता है यार तुम तो गजब बदल, गजब बदल। जो मुंह से सिर्फ गाली निकलता था, खाली दिन भर में झगड़ा होना ही है। मैंने इतना कंप्लेंट गवर्नमेंट के पास मेरे पास जाता था, इसका नहीं कि कोई मैंने करप्शन कर दिया, बल्कि इसका कि सारी मारपीट कर दी, गाली गलौज कर दी, ये कर, सारी चीजें बदल। नाउ आई एम चेंज। तो ये चीज था जिस तरीके से हम इस बिजनेस में सीरियस हुए। तो बुक्स, सेमिनार्स एंड फंक्शंस एंड एसोसिएशन विद योर अपलाइन एंड, ये ऐसा चीज है। और फिर वो किताबों का बड़ा पैराडाइम। पहली बार जब मेलबर्न गए, 2011 में मेलबर्न गए, मुझको याद है, आप लोग तो उस वक्त बड़े पिन पर हैं। तो मेलबर्न गए और बताते हैं कि इतनी बड़ी नौकरी में रहने के बाद भी, अब तो थोड़ा आईएएस वगैरह में भी विदेश जाना थोड़ा आसान होगा, पहले बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था, भारत सरकार से क्लियरेंस ये वो। तो जब पहली बार गए, बड़ा मुश्किल से परमिशन मिला, तो लगा कि भाई बिजनेस सही में दमदार है, ये तो करा सकता है। और जो पैसा आना शुरू किया, आपको क्या मतलब, मेरा मैंने जबकि हाईएस्ट पेड सैलरी गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, जो पहला चेक आया तो मेरी सैलरी के बराबर था, और धीरे धीरे मेरी सैलरी का 2 गुना बढ़ा, 3 गुना बढ़ा, 5 गुना बढ़ा। आप सोच लीजिए, 34 साल इतनी बड़ी नौकरी में, वो बताना उचित है, नहीं नहीं कर सकते, लेकिन 34 साल की नौकरी में मेरी जो पूरी सैलरी और सारा चीज मिला, उससे कहीं ज्यादा पैसा उनको मात्र 10-11 साल के बिजनेस में यहाँ से। ये एक चीज है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य, सॉरी टू इंटरप्ट यू, याद आगे बता दे। एमवे ऑफिस था बोरिंग, ठीक है, बोरिंग रोड, पॉश इलाका। तो एक बार हम गए, उस वक्त लगता है कि क्या गोल्ड वोल्ड रहे होंगे या कुछ रहे होंगे, शायद प्लेटिनम भी थे या नहीं, हमको स्मरण नहीं। तो गए, तो वहां पर गार्ड का बड़ा था, तो जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है एमवे ऑफिस वाला, तो हम, और हमारे पास हमारे साथ रेलवे वाला आरपीएसएफ रहता था, जो इसमें रहता था, सिविल सूट में, इसमें रहता था, सिविल ड्रेस में, उसका वेपन वगैरह कमर में। तो हम गए, तो गार्ड हमको रोका, तो रोकने के क्रम में उसका हाथ जो है हमसे टच हो गया। तो हरियाणा का गार्ड था, वो एक थाप मारा, वो गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड है में वाला गिर गया। तो उसको उठाने के लिए जो दूसरा दौड़ के आया था, मेरा जो दूसरा गार्ड था, उसको एक थाप मारा, वो भी गिर गया। खत्म हो गया। ऑफिस में कहा कि जो उस वक्त एरिया मैनेजर हुआ करता था, वो आया, सर क्या हुआ क्या हुआ। तो प्रियंका जी को बोला, प्रियंका जी बोले कि अरे भाई उसको उनको क्यों रोकते हो। फिर हम बोले भाई माफ करना, हम नहीं आएंगे। तो फिर एमए जो कलकत्ता से कुछ लोग बोला कि भाई आवे, तो इनको नहीं रोका करो। फिर हम बाद में गार्ड ले जाना छोड़ दिया, बोले भाई हम नहीं आएंगे। सो एनी, अब देखिए चुनौती कैसे आती है और उछाल कैसे, एकदम आपको स्टोरी बताते हैं। बिल्कुल नहीं, सॉरी, हाँ सितंबर से शुरू किया, लेकिन उसके पहले जुलाई 2018 में यहाँ सरकार बदल गई। हम औरंगाबाद से मीटिंग लेकर के लौट रहे थे, आपको याद होगा कि नीतीश जी और आरजेडी का सरकार था, तो जुलाई में वो पलट गया, जुलाई में वो चेंज कर गया। उन दिनों हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, आई वाज जॉइंट सेक्रेटरी एंड आई वाज ए स्पेशल ऑफिसर विद द फाइनेंस मिनिस्टर, और बजट वगैरह सब हम बना रहे थे। तो थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी रहा, इनफैक्ट 2 साल बिहार का बजट बनाने मेरी बहुत अहम भूमिका रही। तो हम तैयारी कर दिए थे कि सितंबर से क्वालिफाई करना है, तो करना है। पटना में पोस्टिंग थी और मिनिस्टर के स्पेशल ऑफिसर थे और फाइनेंस में थे, तो बहुत ज्यादा लोड नहीं रहता, तो टेक्निकल काम रहता था, और वो बजट के समय ही थोड़ा ज्यादा मेहनत। आई वॉज रिटर्निंग बैक फ्रॉम औरंगाबाद, जहाँ एक बड़ी टीम हो गई। जाते हुए सुन रहे हैं कि सरकार में कुछ स्थिति टमाटोल है। देखिए ये चुनौती याद रखिएगा, आपके जीवन में जब भी चुनौती आएगी, गॉड कुछ बड़ा प्लान, हमेशा याद, हमेशा याद रखें। क्योंकि ईश्वर चाबुक उसी को मारता है, उसी घोड़े को मारता है जिसको वो जिताना चाहे। तो जुलाई में जाते समय सुने की सरकार डवाडोल, लौटते समय सुने की सरकार की, और जब पटना पहुंचे तो मालूम हुआ दूसरी सरकार बन गई। अब चूंकि हम जो मिनिस्टर के साथ थे स्पेशल ऑफिसर, वो मिनिस्टर नहीं रहे। और माने गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि आप जिस सरकार के कथित रूप से चाहते हैं, अगर सरकार बदलेगी तो आपको टारगेट करें, और हम फिर टारगेट में, अगर हमको मालूम हो गया कि फिर हमको पटना से बहुत दूर फेंकेगा। अब डायमंड जाने का डिसीजन ले, सोच लीजिए, जुलाई अंतिम महीना, 27-28 जुलाई हमको तारीख याद है, जुलाई अगस्त और सितंबर से क्वालिफिकेशन शुरू करना था। हम कहे तो हो गया झंझट, तो दूर पोस्टिंग हो जाएगा तो संभव नहीं है। पटना आए,
एंड आई टूक अ डिसीजन, आपको बताता है, आई टूक अ डिसीजन। 6 महीना हम अर्न लिव में चले, 6 मंथ्स। मैंने जिस दिन सरकार गिरी उसके एक दिन पहले बैक डेटिंग करा के मिनिस्टर से रिकमेंड करा लिया और शूटिंग चले गए। और उस 6 महीने में जो काम किए वो याद आता है। एक वाक्य आपको खाली सुनाते हैं। 31 दिसंबर जमशेदपुर मीटिंग लेने गए, मैंने 30 दिसंबर को गए, 30 को मीटिंग लिया, 21 को मीटिंग लिया, 21 के शाम में वहां से चल दिए गाड़ी से। इनोवा गाड़ी थी हमारी, ड्राइवर था। गार्ड को दूसरे स्टेट में नहीं ले जाना रहता गार्ड ने। अभी इसको, इस स्टोरी को जरूर सुनिए, क्या कितना चैलेंज देता है। जब लौटने लगे तो रात हो गया। गया एक जगह है डोभी, तो वहां से गया से होकर के नीचे उतर के पटना आना होता है। तब तक बज गया 9, साढ़े 9, 10 रात। जैसे डोभी पहुंचे, घनघोर कुहासा, 31 तारीख के घनघोर कुहासा, अच्छा, कोहरा, कोहरा, धुंध, फॉग, फॉग, हाँ। इतना फॉग कि कुछ दिखाई नहीं। हम्म। गया कि डीएम को बोले कि यार बड़ा कुहासा हो गया, तो सर्किट हाउस में बोल दो, हम रुक गए। तो बोला ठीक है सर, सर्किट हाउस में बोल दिया, अब चले। लेकिन गया शहर के अंदर जब हम 10:30, 11 बजे पहुंचे तो सर्किट हाउस का रास्ता ही नहीं मिला, रोड हाँ। पर कोई आदमी नहीं। ओहो। अब हम कहाँ जाएं? एक बस जा रही थी तो उसके पीछे पीछे लग करके हमको लगा चलो इसी से पटना पहुंच जाएंगे। वो बस वाला भी गया टाउन पार करने के बाद हिम्मत हार गया। अच्छा। और ढाबे के पास उसने गाड़ी लगा, ड्राइवर को बोले कि तुम भी गाड़ी लगा। गाड़ी लगा दिया, चाय वाय पिए। वहीं पर गाड़ी में ही रखते थे, सारा चीज रखते थे, बेड वेड सब, टाई वाई, कोट जूता बेल्ट सब रखते थे कि जहां मीटिंग लेना तुरंत टाई वाई लगाए, बेल्ट उल्ट पहने, चालू हो गए, बोर्ड उठ सब। फिर जब मीटिंग खत्म है सब रख दिए, मोड़ दिए, पैंट हाफ पैंट टी शर्ट पहन के तो सही है। रात भर सोए रहे उस ठंडे में। तो लगता है कि 1 या 2 डिग्री या माइनस में भी चला गया। जब पटना पहुंचे मेरी भयानक रूप से तबीयत खराब। अब सोच लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना क्वालिफिकेशन हो गया और भयानक रूप से बीमार। और हमको लगा कि अब नहीं। और उसी बीच जमुई में और सीतामढ़ी में एक डॉक्टर ज्वाइन कर, और मुजफ्फरपुर में एक आदमी ज्वाइन कर लिया जिसके रिलेटिव वगैरह थे, डॉक्टर्स वगैरह। उन लोग से सबसे बात की और एक दो बंदा एकदम सीरियस हो गया पहले दूसरे तीसरे लेग में कि सर जो हो जाए करना है तो करना है। 15-20 दिन हम बेड पर रहे अनिल भाई। लेकिन उस पीरियड में भी लगातार कितना प्लान दिखाया। आप लोगों को लगता होगा कि इस नौकरी में रहने के कारण मेरा बिजनेस हो गया। आपको बता दें कि मेरे बिजनेस में 99%, 99% वैसे लोग हैं जिनको पहले से नहीं जानते थे। मेरे सर्विस का एक आदमी नहीं, मेरा जूनियर भी कोई नहीं, कोई फर्क नहीं। और वो सब जब आया उसी में अलग वहां पर गया, वहां पर है सील प्रियम, फिर प्रदीप जो भी एमरल्ड है, अगले साल से स्टार्ट करने की प्लानिंग है। पूनम जी एक है, वो सीनियर ऑफिसर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी। वो सब सीरियस, उनके फादर हमारे कलेक्टर थे, रिटायर कर गए थे, वो सब लोग सीरियस हो। अच्छा, वेन यू एस्पायर गॉड विल कॉन्स्पायर। जब आप निर्णय लीजिएगा ईश्वर आपको। और वो शुरू होना शुरू हुआ। फिर हम लोग 18-19 में क्वालिफाई कर, ये जर्नी थी। तो रिवार्ड देखिए, एक तो ठीक है, अरे हम आपको कैंडिडेटली एक्सेप्ट करते हैं। पैसा बहुत हमको अट्रैक्ट शुरू से भी नहीं करता था, पैसा जरूरत है बट अट्रैक्ट नहीं करता था। और कपड़ा वगैरह पहनने में हम बड़े कैजुअल रहे ना। तो एमबे बिजनेस में आ गए तो फिर इसका जो अपना एक अटायर है और एक जो इसका पूरा प्रोटोकॉल है उसके तहत फिर चीजें बहुत बदल गई। तो एकदम केयरलेस रहा। तो एक तो पैसा वगैरह बहुत अच्छा आता था तो वो एक अच्छा लगता है। दो चीज हमको बहुत अट्रैक्ट किया नहीं, जरूर हम बताएं। पहला ट्रिप्स, इतनी ट्रिप्स हम लोगों ने लिए। और एक तो कैश का रिवार्ड तो आता था तो उसने बहुत कंफर्टेबल कर दिया हमको, अन्यथा बड़ा दिक्कत होते रहता था, पैसे की तंगी रहती ही थी। दूसरा फॉरेन ट्रिप्स बड़ा अट्रैक्ट किया, फॉरेन जाना अच्छा लगता था सारी चीजों को। क्योंकि बताया ना कि सरकारी नौकरी में यदि आप ठीक ठाक से हैं तो फिर बहुत चीजें, अब हालांकि चेंज हो गया, अब चीजें बदल गई। लेकिन जो सबसे ज्यादा हमको अट्रैक्ट किया जिस रिवॉर्ड, वो था रिकॉग्निशन। देखिए एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, नाम उनका हम भूल रहे हैं, विलियम कुछ नाम भूल रहे हैं, नहीं वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ा डिजायर वो होता है कि उसका इंपॉर्टेंट होना, मतलब पीपल शुड फील दैट इज योर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक बात है। रिकॉग्निशन एंड बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एंड इंपॉर्टेंट इज द मोस्ट बर्निंग डिजायर अमॉन्ग्स्ट ऑल ह्यूमन बीइंग्स। आप इसको देखिए ना, अरे वो जानवर में भी आए। अब आपके घर में कोई पेट होगा, उसको बहुत देर आप रिकॉग्नाइज नहीं कीजिएगा, कुछ ऐसा हरकत करेगा कि लेगा। तो जो रिकॉग्निशन मिलना शुरू, हाँ विलियम जेम्स, सॉरी गुड, तो बबीता मेहरोत्रा जी। अब हम लोग थोड़ा उम्र हो गया तो यादाश्त लगता है जा रही है, तो थैंक यू बबीता जी। विलियम जेम्स का ये इसने हमको बहुत, क्योंकि नौकरी में जो रिकॉग्निशन होता है ना बड़ा फॉल्स होता है। मतलब मीटिंग में आकर सब बोलेगा सर ये सर, बाहर निकले बोले बकवास कर रहे हैं सबने। बट यहाँ जेन्युइन, अभी और एक चीज चूंकि इसी में मैं जोड़ता चलूं, आप इसको अहंकार मत लीजिएगा। इस बिजनेस में अब इस लेवल पर आने के बाद, इस नौकरी से मुक्त होने के बाद भी जो पैसा हमको पेंशन और बाकी चीजों से मिलता है, सीजीएचएस की हेल्थ स्कीम आप सब लोग जानते हैं। मैंने मेरे ऊपर और मेरे फैमिली वाइफ के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो जाए, 10 करोड़ खर्च, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सरकार एक अच्छी खासी रकम रिटायरमेंट के बाद और
पेंशन के रूप में मिलती है, और इतना मिलता है कि बहुत लोग शायद जीवन में उतना सैलरी नहीं पाते। मैं अब क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको दिल से बताता हूँ, मैं अब सिर्फ यह बिजनेस इसलिए कर रहा हूँ कि इस देश के किसी कोने में अगर एक व्यक्ति भी बिजनेस करना चाहे, वो मेरे संगठन का हो ना हो, कोई फर्क नहीं। अगर मेरे वहां जाने से, मेरे बात करने से, मेरे कोई टॉक देने से, मेरे को इंस्पायर करने से, कुछ फैक्ट बताने से उसके जीवन में, उसके बिजनेस में परिवर्तन हो, तो यही मेरा मिशन है। मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं, मैं अब यह बिजनेस पैसे के लिए नहीं कर रहा, अन्यथा मैं दूसरे शहर में क्यों जाऊंगा जहां कोई नहीं। अभी लखनऊ गए थे, प्रयागराज गए, और कई जगहों पर अभी जा रहे हैं। हम एकदम दिल खोल करके समाज के लिए। अभी देखिए, हम हर बार जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं स्कूल्स में जा रहे हैं, अभी गर्मी हो गई फिर स्टार्ट करेंगे, स्कूल में बच्चों के पास जाते हैं, 10th और 12th के बच्चों, उसको बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारे क्या राइट्स है, इस देश की इकोनॉमी क्या है, तुम्हारा कैरियर क्या है, तुम कहां जा सकते, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड द लाइफ, हेल्पिंग देम दैट दे आर इंपॉर्टेंट, दैट दे कैन डू। ये एक बहुत बड़ा मिशन है जिस पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अब हम इस बिजनेस से हमको कितना पैसा, कोई खास लाइबिलिटी भी नहीं, दोनों बच्चे ठीक ठाक कमा रहे हैं, इस बिजनेस से भी अच्छा पैसा आता है, घर हो गया, सब कुछ ठीक है। मेरे लाइफ में कोई ऐसा मैंने कोई ऐसी आदत नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो। अब तो कुछ नहीं, मैंने बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि बस खाना सुबह दोपहर 7 बजे तक खाना खा लेता है, कोई खर्च भी नहीं, सब चीज। लेकिन मैं अब इस रिवार्ड को एंजॉय करता हूँ कि मैं अगर कहीं जा रहा हूं और लोग ये कह रहे हैं कि हाँ आपके आने से मदद हो गया, यह रिवार्ड जो एमवे ने दिया, यह दोस्तों आपको कहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में कितने आईएएस, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी, कितने चीफ सेक्रेटरी रिटायर करके मॉर्निंग वॉक करते रहते, कौन पूछता है। अभी आपसे बात कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है हजारों आईएएस आईपीएस और सेना के जनरल कर्नल रिटायर करें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप अगर किसी के जीवन में फर्क डालने के काबिल हो गए इस एमवे बिजनेस के कारण, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द मोस्ट चेरिस्ड रिवॉर्ड दैट आई हैव। ये जरूर है बात। बेटी हमारी, उसको हम पहले लाना चाहते थे कि मेडिकल कर लेती, बोली कि नहीं। फिर हम बोले कि तुम जुडिशरी में चली जाओ, तो उसको इंटरेस्ट नहीं था, क्लैट वगैरह तैयारी करवाई, फिर बोले नहीं पापा। तो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म से की, दिल्ली से, माउंट कार्मेल से, यहाँ 10th उसने किया। और फिर बीच में कुछ दिन वो डिस्कवरी के लिए काम की, फिर अमेजन, अभी उसका एक कुछ क्या टाइटल भूल गए, कुछ अमेजन प्राइम पर उसका रिलीज होगा, जो उसने स्टोरी लिखी है। वाइस पब्लिकेशंस यूएस का एक है, वहां पर वो अभी काम कर रही है, और होपफुली इस साल फिर बाहर भी चली जाएगी। मात्र 23 साल की है, सी इज 23 ईयर्स ओल्ड। कमाल हो रहा है। हाँ, तो बहुत अच्छा, और खूब बहुत अच्छा उसका डेप्थ है। उसने कोरोना में भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो वो बहुत अच्छा हिट किया। तो आर्टिकल्स वगैरह मतलब बहुत ही बहुत, मतलब हम सेटिस्फाइड। जबरदस्त। कई बहुत। बार हमको थोड़ा अपने हिंदी और अंग्रेजी पर गुमान कभी होता था, तो मेरी बेटी वो गुमान मेरा तोड़ देती है, बहुत अच्छा अंग्रेजी हिंदी बोलती है। बच्चे अपने से लायक निकले, और क्या चाहिए। और हाँ बेटा हाँ का कंटेंट राइटर है शायद। हाँ, बेटा कंटेंट राइटिंग करता बताओ, है। अब कंटेंट राइटर कईयों को तो ये नहीं पता होगा कंटेंट राइटर क्या होता है, सबको तो नहीं पता होगा डेफिनेटली, लेकिन कंटेंट राइटर का मतलब है कि खुद तो लिखना ही है, लोगों के लिए भी लिख देना साथ में। लोगों के लिए लिखना है एक्चुअली। तो बहुत ही बहुत। नॉर्मली ये लोग, हम लोग ऑफिस के मीटिंग में बोलते हैं, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है तो हम लोग सबको बोलते हैं कि नोट इट डाउन एंड रिपोर्ट मी आफ्टर दिस वीडियो कॉन्फ्रेंस। उस मोड में हम नहीं बोलते, बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली पे अटेंशन। मैं कुछ फैक्ट्स पर बात करूं। नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी, पहले इस पे इस शुरू में हो सकता है आपको लगे कि कहां से हम बात कर रहे हैं, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूं। आई विल टेक ओनली 10 मिनट्स। द इंडियन इकोनॉमी एज ऑफ नाउ इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। एक में यूएस है, दूसरा में चाइना है, थर्ड में ये जर्मनी है। जापान 4th पर स्लिप कर गया। जापान इसलिए स्लिप कर गया कि वो ऑटोमोबाइल में उसका अपना ये था, बट वो एज डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके कारण वो स्लिप किया। जर्मनी, जापान और इंडिया के इकोनॉमी में जो ट्रिलियन, अभी $3.8 ट्रिलियन के आसपास है। इफ ऑल गोज वेल, 2025 तक वी आर प्रोबेबली द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 2030 तक। ये एक फैक्ट है, इसको याद रखें, क्योंकि आप यूं समझें कि जब तक आपके पास वेल्थ नहीं होगा पूरे कंट्री में, तो आप कहां से प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, तो पहला तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि बीइंग एन इंडियन, द इंडियन इकोनॉमी विल क्रॉस $5 ट्रिलियन, इवन मोर, इन 2030। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कह रहे हैं 2047, जब ये देश वर्षगांठ मना रहा होगा आजादी का, 100 साल का, 2047, मतलब आई टेक प्राइड इन टेलिंग द पीपल दैट प्रोबेबली विल बी द सेकंड और द फर्स्ट बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरीके से चीजें बढ़ रही, ये वी शुड ऑफ कोर्स वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस थिंग। लेकिन इसके साथ इसके दूसरे पॉइंट पर आइए। एक वेल्थ एंड इनकम इनइक्वालिटी लैब पेरिस में, उसमें 150 से ज्यादा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स काम करते हैं। उन्होंने 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिस रिपोर्ट को इंडोर्स पेरिस स्कूल ऑफ
इकोनॉमिक्स और हार्वर्ड स्कूल और बहुत सारे बिग यूनिवर्सिटी ने किया, वो आया भी, उस पर कई आर्टिकल भी छपी, एक वीडियो भी मैंने। उसके आंकड़े जरा ध्यान से सुनिए, तब आपको समझ में आया कि बिजनेस कहाँ जाएगा और क्यों करना चाहिए। उसके दो आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, एज ऑफ नाउ इस देश का 77% वेल्थ कंट्री के 10% पॉपुलेशन के पास। आप अगर इंटरेस्टेड रहिएगा तो मेरा जो हम सोशल काउज के लिए और पॉलिटिकल काउज के लिए जो यूट्यूब चैनल बनाया उसका नाम है वॉइस ऑफ रिपब्लिक, उनमें इन चीजों पर हम बात करते हैं। एमवे का बिल्कुल अलग है, अजय झा जी है उनके, इस पर हमारे फाउंडर्स प्लेटफॉर्म इज वेरी फाइड अप लीडर, आपसे मिले भी, आपके भी बड़े फैन। दूसरा फैक्ट, इस देश का जो इनकम है उसका 57% 10% लोगों के पास। 1961 से लेकर 2023 तक वो आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे ये वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप इस पर कमेंट्री दे सकते हैं, सरकार को पूछ सकते हैं, सब पूछ सकते हैं। कारण क्या है? कारण बताने से पहले एक और चीज सुनिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जिसका नाम है जॉब रिपोर्ट 2023। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वेबसाइट पर जाकर के इस रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं। यह रिपोर्ट कह रहा है कि आने वाले 5-7 साल में दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस और बहुत सारे जॉब, इनफैक्ट 87 मिलियन जॉब्स वुड बी रिप्लेस्ड एंड 97 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड। ये सारे फैक्ट्स हैं, मैं आपको ये क्यों शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, कहता है कि अगर किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी होता है वह दो तरीके का होता है, एक बल्जिंग मिडिल क्लास इकोनॉमी और एक श्रिंकिंग मिडिल क्लास इकोनॉमी। जब कोई देश डेवलप करने लगता है तो उसका मिडिल क्लास श्रिंक करने लगता है, और कोई अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री है उसका मिडिल क्लास बल्ज है। अभी हमारा मिडिल क्लास बल्ज है, करीब करीब 57% के आसपास लोग मिडिल क्लास है। तो ये बल्जिंग, इनफैक्ट एक किताब है व्हाई वी वांट यू टू बी रिच, डोनाल्ड ट्रंप का लिखा हुआ किताब। इसको एकदम प्लेन भाषा में कहता है, जब कंट्री डेवलप करने लगेगा तो मिडिल क्लास श्रिंक कर जाएगा। जो इफर्ट करेगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा काम करेगा, वो रिच कैटेगरी में मूव करना शुरू करेगा। और जो जो कर रहा है, सोच रहा है कि इसी में हम खुश हैं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप गरीब। यानी 2024 में आप कंफर्टेबल है अपने जॉब से, आप अन्यथा नहीं लीजिए, आप अपने बिजनेस जो भी चीज कर रहे हैं उससे कंफर्टेबल, अरे ठीक ठाक चल रहा है यार, क्या माता पच्ची कर रहे हैं, तो आप चिंता मत करिए। 2030 में आप स्वयं गरीबी रेखा के नीचे चले जाइएगा, आपको कोई नहीं। बिल्कुल, ये मिडिल क्लास श्रिंक करेगा, जो इफर्ट करेगा वो आगे जाएगा, जो इफर्ट नहीं करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करेगा, वो नीचे जाएगा। यानी एक चीज तय है कि वट एवर यू आर डूइंग एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, यू आर डूइंग बिजनेस, सम ट्रेडिशनल बिजनेस, यू आर डूइंग सम जॉब, यू आर प्रोफेशनल, आप कुछ भी कर रहे हो, आई डोंट नो, बट और उससे लाइफ आपकी ठीक ठाक चल रही है। अगर आपने एक्स्ट्रा एंटरप्रेन्योरशिप नहीं किया तो यकीन कीजिए, कैपिटलिज्म जो होता है ना दोस्तों, वो बड़ा निष्ठुर होता है, बहुत ही क्रूएल होता है। और रिच डिवॉस ने एक किताब लिखी है, कभी मौका मिले तो पढ़िए, उस किताब का नाम है कंपैशनेट कैपिटलिज्म। बिल्कुल। तो कहते हैं कि बिल गेट्स का ये वर्ड कॉइन किया हुआ नहीं, दिस कॉन्सेप्ट वाज ओरिजिनली गिवन बाय रिच डिवॉस, कंपैशनेट कैपिटलिज्म, जो बहुत रेयर है। बिजनेसेस जो होता है ना बहुत क्रूएल होता है, मार्केट इज वेरी क्रूएल, आपको उठा के 1 सेकंड में फेंक दे एंड यू आर आउट। तो आपको ये समझना है कि आपको वैसे एंटरप्रेन्योरल स्किल डेवलप करने होंगे, वैसे बिजनेसेस करने होंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। और अगर स्पेशली आप मतलब 35 टू 45 50 55 60 तक है, जो कि अब तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है, 70 75 80 साल तक तो लोग मजे में रहते हैं, मस्ती करते हैं, और करना भी चाहिए। तो एक चीज तय है कि यू हैव टू हैव ए काइंड ऑफ बिजनेस विच इज रनिंग और विच इज अट्यून टू द चेंजिंग इकोनॉमिक मिलियो ऑफ द कंट्री और ऑफ द ग्लोब। क्या बिजनेस करना चाहिए, उस रिपोर्ट को जरा पढ़िएगा। वो कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चीजों को डिसरप्ट कर देगा। एक शब्द है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक नया चीज आप पढ़िएगा। 3 औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, आग आया था तब, और इंडस्ट्री आई थी तब, और इंटरनेट आया था तब। दिस इज फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें एक इंग्रेडिएंट डायरेक्ट सेल बिजनेस। वो रिपोर्ट कहता है कि दुनिया में सभी बहुत तरह की चीजें रिप्लेस हो जाएंगी, लेकिन एक चीज नहीं रिप्लेस होगा, वो है ह्यूमन टच। उसमें उस रिपोर्ट में लिखा है कि चैट जीपीटी से कहा कि कौन कौन से बिजनेसेस, कौन कौन से जॉब रिप्लेस हो जाएंगे, इसका एक रिपोर्ट दो। इफ आई रिमेंबर करेक्टली 750 वर्ड में वो चैट जीपीटी ने रिपोर्ट किया। उस व्यक्ति ने कहा कि प्लीज एडिट दिस इन 50 वर्ड्स, वो नहीं कर सका। इन्फ्रेंस ये निकल रहा है कि दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो चाहे टेक्नोलॉजी कहीं चला जाए, इमोशंस, ह्यूमन टच, प्रेम, मदद करने की भावना, ह्यूमैनिटी, इसका कोई विकल्प नहीं है। और एमवे बिजनेस इज एपिटोमी ऑफ ऑल दिस थिंग्स। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कि एमवे बिजनेस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स ओनली, इट इज बाय प्रोडक्ट, इट इज अ बिजनेस ऑफ पीपल।
हम लोगों को हेल्प करते हैं और तब लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं। यू बिल्ड द पीपल एंड पीपल विल बिल्ड बिजनेस। आप इसको ऐसे समझ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि न्यूक्लाइट इज द बेस्ट प्रोडक्ट एज फार एज न्यूट्रास्यूटिकल इज कंसर्न। इसमें कोई दो राय तो है नहीं, किसी को कोई दो राय। इतना बढ़िया प्रोडक्ट है तो दूसरे न्यूट्रास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट क्यों बिकता है? ग्लिस्टर बहुत शानदार टूथपेस्ट है तो बबूल क्यों बिकता है? इसलिए कि प्रोडक्ट का अगर बिजनेस रहेगा ना तो बहुत चीज बिकेगी, लेकिन यहाँ ह्यूमन इज इंपॉर्टेंट। और आपको नहीं यकीन हो तो आप पढ़ लीजिए रिच डिवॉर्स को, जो इसके फाउंडर हैं। आप उस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए अनिल भाई, हम उस रिपोर्ट को पढ़ करके हिल गए। कहा कि वैसे बिजनेसेस जिसमें इमोशंस है, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जिसमें सोशल और ह्यूमन टच है, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस आदि चीजें, पर्सनल केयर चीजें हैं, ये कभी नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो फेज है एमवे बिजनेस का, इट इज द फेज ऑफ ट्रांजिशन। 5 मिनट आपको सब जरूर लें, क्योंकि इस विषय पर हम लगातार बात कर रहे हैं। मतलब अभी बीआईटी मिश्रा इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एक सेमिनार हुआ था। नेक्स्ट वीक में एक ललित नारायण मिश्रा इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज, एक एमबीए का बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है कंट्री का, वहां पर इसी विषय पर मेरा एक व्याख्यान है, मेरा एक सेमिनार। तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं आपको आपसे क्या बात करना चाहता, दिस इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। आपको 2 उदाहरण बताऊं। यू ऑल नो टाटा क्यों कोई सर्वाइव, व्हाई एमवे विल ग्रो। 2024-25 और 25-26 खेल बदल देगा बॉस, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप टिकते हैं कि नहीं। क्योंकि जो लोग छोड़ के जाएंगे वो 25 में कहेंगे कि काश हम टिके रहे। अनिल भाई ने जो जमीन ली है चंडीगढ़ में, जो घर है, उस जगह की कीमत आज से 50 साल पहले क्या थी? कुछ भी नहीं, फ्री। कुछ भी नहीं। अगर इनको इनको पता था, विजनरी थे, इसलिए वहां जमीन लिए, घर बनाए। 5-7 साल के बाद जो लोग छोड़ेगा ना, कहेगा अरे तेरी के हम तो थे अनिल भाई की टीम में, हम तो थे ओम प्रकाश की टीम, गड़बड़ हुआ, छोड़। इस भाव से लोग कैसे होगा, आपको 2 उदाहरण। टाटा इसलिए बहुत बड़ा नहीं है कि वो टाटा है, बल्कि इसलिए है कि उसने ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन टच, पर्सनल टच, इमोशंस कभी नहीं छोड़े। कंपैशनेट कैपिटलिज्म का जीता जाता उदाहरण इस दुनिया में अगर कोई बिजनेस वेंचर है तो वो टाटा है। 1901-2 में टाटा आया। संजोग से हम टाटा में पोस्टेड भी रहे, टाटा के ऑफिशियल से इंटरेक्ट करने का हमको मौका भी मिला। उनके माइंस के लीज वगैरह रिन्यूअल में हम थे। 1963-64 एक कानून बनाया देश में, उस कानून का नाम था एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। उस एक्ट के तहत हुआ कि जो भारत सरकार की कंपनी है वही स्टील बेचेगी, मोनोपोली हो गया। और टाटा का टर्नओवर अचानक से आसमान से जमीन पर। और स्थिति ऐसी हो गई कि लगा कि 64 में, आप पढ़ लीजिएगा, उठा के अखबार आप गूगल कीजिएगा, पढ़िएगा, आपको लग रहा हो कि आप झूठ बोल रहे हैं। जस्ट गो थ्रू दी पेपर्स। लगा कि टाटा बंद हो जाएगा, लेकिन टाटा ने कहा कि मेरे लिए जो लोग काम कर रहे हैं, द पीपल हु आर वर्किंग इन माय ऑर्गेनाइजेशन, दे आर इंपॉर्टेंट। एमवे बिजनेस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। एमवे बिजनेस में रजनीश चोपड़ा एमवे नहीं है, एमवे अनिल भाई हैं, एमवे डग डिवॉर्स है, एमवे स्टीव एर्नांडल, एमवे हम हैं, एमवे आप हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने चोपड़ा आएंगे और चले। दे आर एम्प्लॉइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एमवे बिजनेस अनिल भाई हैं, एमवे बिजनेस हम हैं और आप। टाटा ने कहा मेरे लिए लोग इंपॉर्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा टर्नओवर का। टिका रहा, टिका रहा, टिका रहा। अपने क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने इथिक्स पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने होप, अपने बिलीफ सिस्टम को कभी डगमगाने नहीं। और उदारीकरण का दौर आया 1990, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आया, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का, और टाटा वहां से जो छलांग मारा। आप देख लीजिए, टाटा नमक भी बनाती है, टाटा पैंट शर्ट भी बनाती है, लेकिन टाटा इस्पात भी बनाती है। याद रखिए दोस्तों, एक और उदाहरण बता, गौर से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर चीजें नीचे जा रही है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस नीचे जा रहा है, हालांकि जा नहीं रहा हो, तो आप याद रखिए कि भगवान आपको, आपके जीवन को और आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई देने, यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेजेक्टरी। आपको एक उदाहरण बता, फैक्ट्स है। एक बहुत बड़े राइटर, उनका नाम हिस्ट्री में प्रोफेसर एंगस मेडिसन है, उन्होंने किताब लिखी है इतिहास, वर्ल्ड इकोनॉमी पर। उन्होंने लिखा है कि 1757 बैटल ऑफ पलासी हुआ था, माना जाता है कि वहीं से देश की गुलामी की प्रक्रिया शुरू। 1757 तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमी का 30% था, 30% जो अभी यूएस और चाइना वगैरह है। हम लोग गुलाम हुए, अंग्रेज ने हमारी संपत्ति लूट ली, सब बर्बाद कर दिया। आपको मालूम है ना कि इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट दुनिया में पहली बार इंडिया में आया था? मालूम है क्यों? 1857 में जब विद्रोह हुआ, तो आंकड़े बताते हैं जो पब्लिक डोमेन में है, उस वक्त करीब 97 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लोहा सोना कहां से? अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तानियों को हम गुलाम जेहन में जब तक चोट नहीं करें, उसके विश्वास को नहीं डिगाएंगे, इसको हरा नहीं सकते। एंड दे आर वेरी रिच पीपल। और इनकम टैक्स एक्ट बना, और 99% टैक्स लगता था। अगर आप 100 रुपया कमा रहे थे, 99 ले लेता था। पढ़ लीजिएगा इतिहास में, जिनको इंटरेस्ट होगा इनकम टैक्स एक्ट का।
1947 आते आते हमारी देश की अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था की 1% रही, 30 से 1। प्रोफेसर लिखते हैं कि 1947 में इंग्लैंड के खजाने में उतना धनराशि था जितना इंडिया के पास 1757 में था। मेरा पूरा पैसा लेके चला, लेकिन उसने मेरे आत्मविश्वास, मेरे सम्मान, मेरे जुनून, मेरे पराक्रम, मेरे शौर्य को नहीं डिगा सका। इस बिजनेस में आप फाउंडर प्लेटिनम थे और आज 18% चले गए, कोई फर्क नहीं। अगर आपका जुनून, आपका शौर्य, आपका पराक्रम वही फाउंडर प्लेटिनम, अगर आप एमरल्ड हैं, डायमंड थे, आज नीचे आ गया, कोई फर्क नहीं। और 1947 से चीजें बदली, 90 आया। सोच लीजिए 1991-92 में देश की अर्थव्यवस्था का यह आलम था कि 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ कनाडा में गिरवी रख दिया गया। उसको प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, मैंने उनका दोष नहीं दे रहे, सिचुएशन है। सोच लीजिए उस कंट्री का मुस्तकबिल, उस कंट्री का कॉन्फिडेंस का क्या हुआ। आपका हमारा गिरवी नहीं रखाया है, लेकिन फिर वहां से देश उठा और आज देख लीजिए कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाले हैं और इस ताकत को संपूर्ण विश्व मानता है। क्या हुआ? ऊपर नीचे फिर ऊपर। इसका मतलब क्या है? आप ऊपर थे, नीचे आए, इसका मतलब और आप, दिस कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड। और यही चीज आपके साथ है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आपका विश्वास रुका है, आपका विश्वास नहीं ना टिक रहा। महत्वपूर्ण यह है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी आस्था है, वो टिका। महत्वपूर्ण आप है बॉस। मैंने कहा ना, मैं बार बार कह रहा हूं, आई डोंट केयर। हमको अनिल भाई, हम लोग बहुत मजा किए, हमारे फेवरेट स्पीकर भी रहे हैं, हमारे फेवरेट स्टार भी रहे हैं। इनका चश्मा पहन करके जब डांस करते हैं स्टेज पर, तो कभी कभी हम भी नकल कर लेते हैं, हालांकि इनके जैसा हम डांस नहीं कर पाते हैं, इनके जितना स्मार्ट भी नहीं है। जो गॉगल्स लगाते हैं तो अभी भी 35-36 वाले का दिमाग खराब है। मैं आपको क्या बताना चाहूँ कि इस चीज को समझने की जरूरत है। पराक्रम आप में है। एमवे बिजनेस हम और आप कर रहे हैं। वी रिप्रेजेंट एमवे, इज नॉट जीएम एंड स्ट्रेटेजिक अकाउंट्स मैनेजर एंड मेजर अकाउंट्स। फॉरगेट अबाउट इट। हम क्या करेंगे वो हम जाने। मेरा मुस्तकबिल, मेरी तकदीर, मेरी जिंदगी, मेरा बिजनेस हम डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड। यस, क्या बात है। मैं आपको एक चीज बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। याद करिएगा महाभारत, जब हस्तिनापुर से कौरवों ने खदेड़ दिया पांडव, पांडव को खांडव प्रस्थ मिला। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर कांटों के वन में था। भगवान कृष्ण कहे, जब उन लोगों ने पूछा कि हे माधव, हम लोग वो हस्तिनापुर के वैभव को छोड़कर हमको कहां पहुंचा? अला हम डायमंड से तो हमको नीचे कहां पहुंचा? हम फाउंडर प्लेटिनम थे, 15% क्यों चले? बोले कि हे पार्थ, ये वो समय है जहां से तुम दुनिया का इतिहास बदलने वाले हो और तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। जब महाभारत का युद्ध ठना, सुनिएगा गौर से, जब महाभारत का युद्ध ठना, पहले अध्याय को याद करने की कोशिश कीजिए। पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। युधिष्ठिर ने कहा संजय कि मेरे और पांडवों के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। पहला अध्याय, जब 18 अध्याय है, पढ़िएगा। मैं पूरा संस्कृत का श्लोक सब याद करिए, मैंने उसका सार बता दूं। पहले 10-15 श्लोक में लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर कि दुर्योधन को कहा कि तुम अपनी शक्ति देखो क्या है और दुश्मनों की शक्ति देखो, आपके पास क्या चुनौती और आपकी ताकत क्या है, इसको एसेस करिए। आपकी ताकत अनिल भाई है, आपकी ताकत आप हैं, आपकी ताकत न्यूट्रलाइट का ब्रांड है। छोड़िए दूसरे की ताकत, क्या फर्क पड़ता, लेकिन जरूरत उत्साह का है। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर का महाशंख जब बजा, 183 साल उम्र था युधिष्ठिर का, और जब उन्होंने शंख बजाए तो जो नाद हुआ, जो शोर हुआ, पांडव पूरा घबरा गया। हम भी नर्वस हो जाते हैं, भाई क्या हो रहा है, ये हो गया, ईडी चला, फलाना चला गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये नियम आ गया, घबरा गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि पौरुष तो तुम में है, उत्साह की जरूरत। 14वां 15वां श्लोक अगर हमको ठीक से याद हो तो भगवान कृष्ण को याद करके आपको बताता है, ये उत्साह ही है आपको लेके जाएगा, ये एक्साइटमेंट आपको लेकर के जाएगा। और यही हमारी पूंजी है, यही हमारा शौर्य है। तथा श्वेते हयर युक्ते महत्ति संदनो स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मत् 5 जन्यम ऋषि केशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रधद्मो महाशंखम भीम क्रमाभिक्रोधय अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्प। भगवान कृष्ण के शंख का नाम था 5 जन, हमने अपने घर का भी नाम रखा। उन्होंने जब शंख बजाए, अर्जुन का जब शंख बजा, देवदत्त, अनंत विजय युधिष्ठिर का, पौंड बड़ा शंख था, भीम का जो शंख बजा, और पूरी टीम में, पूरी सेना में उत्साह आया, और उसके बाद युद्ध हुआ और पांडवों ने युद्ध जीता। इस युद्ध की घड़ी में आपका शौर्य, आपका पराक्रम और आपका उत्साह और आपके कृष्ण बैठे हुए हैं अनिल भाई।
यही आपको लेके जाए, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें इसको याद रखिए। तो मैंने 2 उदाहरण बताए, टाटा जो आज का उदाहरण और महाभारत जो कल का उदाहरण। महाभारत को आप धर्म ग्रंथ से पढ़े या ना पढ़े, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी फिलॉसफी, सबसे बड़ा फलसफा, सबसे बड़ा दर्शन शास्त्र है। और मैं बात समाप्त करने से पहले बता देता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पराक्रम तो आप ही में। जब घबराए अर्जुन, तो भगवान ने कहा कि तुम क्यों घबराते, आप क्यों घबरा रहे हैं? रंजन जी हैं, एसपी गौतम जी हैं, सेठी साहब हैं, नितिन जी हैं, सबरजीत कौर जी हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप सब में वही ईश्वर है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन घबराओ नहीं, सिर्फ एक चीज याद रखना, और आप लोग भी याद रखें, इस धरती पर हम मैं कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को है, क्योंकि मैं अहंकार का, इसलिए हम लोग हमेशा हम बोलते हैं, हम टीम की बात, हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग। बिहार में तो ऐसा भी मैं नहीं बोलता, तो मैं इसको आप उस रूप में लीजिए। तो भगवान ने कहा कि तुम क्यों घबराते हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, आप भी सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने कहा कि अरे पवन पवन तास्मी राम शस्त्र वृताम हम जसा नाम मकरश्चात्मी सत स्रोत सामस्मी जहानवी, ये सारे श्लोक भगवान ने कहा कि तुम घबराते हो, अक्षरों में ओंकार भी मैं ही हूं, पर्वतों में सुमेरी भी मैं ही हूं, सर्पों में शेषनाग भी मैं हूं, जलचरों में मगरमच्छ भी मैं हूं, वृक्षों में पीपल भी मैं हूं, ब्रह्मा भी मैं हूं, विष्णु भी मैं हूं, अर्जुन भी मैं हूं, कृष्ण भी मैं हूं, तुम्हारे गांडी भी मैं हूं, तुम्हारा तीर भी मैं हूं, शस्त्रों में राम भी मैं ही हूं, कृष्ण भी मैं ही हूं, अश्वों में उच्च श्रवा भी मैं ही हूं। ये सारी चीजें जब उन्होंने कहा कि सब तो मैं ही हूं और मैं तुम में हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम में हूं, इसलिए तुम मेरा प्रतीक, एमवे आप में है, अनिल भाई आप में है, और आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ। इसलिए मित्रों याद रखिए हमेशा, बेस्ट टाइम इज येट टू कम। ये जिस तरह से देश की इकोनॉमी अभी ट्रांजिशन में है, चीजें बदल रही है, आने वाले 3 से 4 साल में सारा चीज बदल कर रख दीजिए। लेकिन अफसोस उस व्यक्ति का होगा, और उस व्यक्ति को होगा जो इस युद्ध क्षेत्र से छोड़ के भागे। और इतिहास और एमबी बिजनेस सदैव उसको याद रहेगा कि मैंने क्यों छोड़ा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डोंट बिल्ड दिस बिजनेस बाय बिकमिंग सेल्फिश। यह बिजनेस दूसरों के लिए की, मैंने कहा ना कि मैं अभी बिजनेस अपने लिए नहीं कर रहा, आप अपनी टीम के लिए करना शुरू। कहता है कि इस धरती पर हर व्यक्ति निर्णय करता है, एवरी पीपुल मेक जजमेंट अबाउट अदर्स, बट वन डे विल कम व्हेन यू विल बी जज्ड। और जब आप जजमेंट किए जाएंगे, व्हेन यू विल बी जज्ड, यू विल बी जज्ड ओनली फॉर 2 थिंग्स। फर्स्ट, कितने निराश जीवन में आशा का संचार आपने किया, हाउ मेनी लाइव्स यू हैव इंस्टिल्ड होप, कितने निराश जीवन में आपने आशा का संचार किया। दूसरा, कितने लोगों के जीवन को टच करके आपने पॉजिटिव रूप से बदला है। और यही दोनों चीज लेकर के आप इस धरती से जाइएगा, और यही दोनों चीज एमबी बिजनेस का भी यथार्थ है, जीवन का भी यथार्थ। एमबी बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बहुत लोग बहुत जगह बहुत पैसा कमाते हैं, वो सो वाट, जो जीवन हम लोग जीते हैं, जिस तरह का जीवन जीते हैं, जिस तरह के लोगों के जीवन में टच करते हैं, जिस तरह से निराश लोगों के जीवन में आशा का संचार करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही, मैं यही कहना चाहता हूँ। सॉरी बहुत इमोशनल थोड़ा आप युद्ध से ओम प्रकाश जी है, कमाल हो गया आज, बहुत कमाल हो गया। आप कह रहे थे मैं थका हुआ हूँ, सफर करके आया हूँ, और आपका जोश और आपकी जो ये टॉक है ऐसी जबरदस्त रही आज, और कमाल हो गया, बहुत ही जबरदस्त। मैं ये मानना चाहता हूँ कि आज जिसने भी आज सुना है वो बहुत फॉर्चुनेट है, और लकीली ये रहेगा, रिकॉर्डेड है तो सबके काम में आएगा, बहुत लोगों को इससे फायदा होगा। और कितने इंटेलिजेंट हो आप, सबसे पहली बात, कितनी इंटेलिजेंस आपके पास है, क्या श्लोक याद करके आपने गीता के, और क्या आप जानते हो क्या इकोनॉमी के बारे में, दुनिया के बारे में, इतना बड़ा जॉब किया आपने आईएएस का, और फिर एमवे बिजनेस को डायमंड के लेवल पे बिल्ड किया। आपने एमवे बिजनेस के डायमंड के रुतबे को कहीं ऊपर पहुंचा दिया, कहीं ऊपर पहुंचा दिया। हम भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम वही बिजनेस कर रहे हैं जो आप करते हो।